दोस्तों आज की कहानी 2019 की है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है जहां मिट्टी की खुशबू, पक्के कच्चे घर और चौपाल पर जुटती महफिलें आज भी जिंदा थी। वहीं गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा मकान खड़ा था जो देखने में तो साधारण था, लेकिन उसके अंदर छुपी दास्तान पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी हुई थी। उस घर में रहती थी सविता। उम्र करीब 30 साल, गोरी चिट्टी, लंबा कद और चेहरे पर ऐसा निखार कि देखने वाला पल भर को थम जाए। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह था कि वह विधवा थी। 5 साल पहले ही उसके पति की मौत हो चुकी थी और तब से वह अपने घर में अकेली ही रह रही थी। मगर कहते हैं ना कि तन्हाई अक्सर इंसान को एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां दिल को किसी सहारे की तलाश होती है, और सविता की यह तलाश धीरे धीरे उसके किराएदारों तक पहुंचने वाली थी। दोस्तों यह कहानी सुनकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि गांव की साधारण जिंदगी के पीछे इतना गहरा खेल भी छुपा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेंद्र सिंह और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली और भी रोचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों 2019 का साल था और बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे एक छोटे से गांव में, जहां लोग अभी भी शहरों की चकाचौंध से बहुत दूर अपनी खेतीबाड़ी, चौपाल और पंचायत में उलझे रहते थे, वहां एक औरत की चर्चा हर गली हर नुक्कड़ पर थी। उस औरत का नाम था सविता। लोग उसे गांव की रानी कहते थे क्योंकि उसकी सुंदरता और नजाकत ने पूरे इलाके में हलचल मचा रखी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गोरा चेहरा और चाल में ऐसा लचीलापन कि गांव के जवान ही नहीं बूढ़े भी उसे देखते रहते थे और खो जाते थे। मगर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह थी कि वह एक विधवा थी। उसके पति की मौत अचानक हुई थी। गांव वाले कहते थे कि उसका आदमी शराब पीने का आदी था और एक रात खेत की मेड़ पर गिरकर मर गया। लेकिन कुछ लोग फुसफुसाते थे कि यह मौत उतनी सीधी नहीं थी, इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ था। अब सविता अकेली थी, उसका कोई बच्चा नहीं था और घर बहुत बड़ा था जिसमें कई कमरे खाली पड़े रहते थे जिनमें कोई भी नहीं रहता था। उसके अपने खर्च चलाने के लिए और अकेलेपन को कम करने के लिए किराएदार रखने शुरू कर दिए। यहीं से उसकी कहानी में असली मोड़ आया। पहला किराएदार एक नौजवान मास्टर था जो गांव के ही स्कूल में पढ़ाने आया था। उसका नाम था अनिल। अनिल पढ़ा लिखा था लेकिन पैसों की कमी में गांव में नौकरी स्वीकार की थी। जब वह सविता के मकान में आया और पहली बार उसे देखा तो उसकी आंखें उस पर ठहर गईं। सफेद सूती साड़ी में लिपटी सविता का हुस्न किसी अप्सरा से कम नहीं था। शुरुआत में सविता बहुत सादगी से पेश आई, बस किराया लेती और अपने काम में लग जाती। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि अनिल की नजरें उस पर ठहरने लगी हैं। वह हर छोटी बड़ी बात पर बहाने से उससे बात करने की कोशिश करने लगा। कभी पानी मांगता, कभी बिजली के मीटर का हाल पूछता, और सविता भी अपने अकेलेपन में इस ध्यान को नजरअंदाज नहीं कर पाती। उसकी हंसी अब ज्यादा देर तक टिकने लगी। उसकी मीठी बातें और भी मीठी हो गईं, और एक दिन अचानक बरसात की शाम को जब बिजली चली गई और अनिल ने दरवाजा खटखटाकर मोमबत्ती मांगी, तब उनके बीच की दूरी कुछ और ज्यादा कम हो गई। उस शाम की नमी और अंधेरे में पहली बार दोनों ने एक दूसरे की धड़कनों को महसूस किया। यही वो पल था जब सविता को एहसास हुआ कि किराएदार सिर्फ उसके मकान में नहीं बल्कि उसके दिल में भी जगह बना रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि यही तो शुरुआत थी। इसके बाद जो किराएदार उसके घर आते गए, हर कोई किसी न किसी तरीके से सविता के हुस्न के जाल में उलझता चला गया। मगर मजेदार बात यह थी कि सविता किसी से बंधकर नहीं रहना चाहती थी। उसका दिल और उसकी चाहत एक जगह नहीं टिकती थी। वह अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए कभी किसी के साथ हंसी मजाक कर लेती, कभी किसी के साथ अपनी मीठी बातें शेयर कर लेती, बातों में बहा देती उसको, और कभी किसी की नजरों में ठहर कर उसे रात भर बेचैन कर देती। धीरे धीरे गांव में चर्चा होने लगी कि सविता का घर सिर्फ किराएदारों का घर नहीं बल्कि राजों का अड्डा है। लोग कहते थे कि जो भी जवान किराएदार वहां टिकता है वह कुछ महीनों में ही बदल जाता है।
किसी का चेहरा बुझा बुझा लगने लगता, कोई गांव छोड़कर भाग जाता और कोई सविता के पीछे पीछे पागल सा घूमने लगता। लेकिन गांव वाले ये सब सिर्फ बातें ही कर पाते, क्योंकि सविता की चालाकी और मासूमियत इतनी गजब थी कि कोई उसे खुलकर दोष नहीं दे पाता। हर कोई उसकी तरफ खिंचता चला जाता, जैसे चांदनी रात में परवाने चांद की ओर खिंचते हैं। मगर अनिल की कहानी अलग थी। वह मास्टर सच में सविता से दिल लगा बैठा था। उसे लगता था कि वह विधवा है, अकेली है और उसे किसी का सहारा चाहिए। वह अक्सर कहता, सविता जी आप चाहे तो मैं आपके साथ हमेशा के लिए निभा सकता हूं। लेकिन सविता सिर्फ मुस्कुरा देती थी। उसके चेहरे पर ऐसी रहस्यमयी मुस्कान होती कि अनिल को समझ नहीं आता वह हाँ कहे या ना कहे। इसी बीच गांव में एक नया किराएदार आया, रमेश नाम का, जो शहर से गांव में बिजनेस के लिए आया था। उसके पास पैसे भी थे और अकड़ भी। लेकिन जब उसने सविता को देखा तो उसकी अकड़ गीली पड़ गई, ढीली पड़ गई। अब दो दो किराएदार, एक मास्टर और एक बिजनेसमैन, दोनों ही सविता की तरफ खींचने लगे और सविता वह दोनों को अपने तरीके से काबू में रखे हुई थी। कभी मास्टर को तवज्जो देती तो कभी रमेश से मुस्कुराकर बात करती। यह खेल चलता रहा और गांव में अफवाहें तेज हो गईं। सविता ने अपने घर को किराएदार का मकान नहीं बल्कि मोहब्बत का जाल बना दिया। मगर इस जाल का सच सिर्फ सविता ही जानती थी। वह अकेली थी, उसे सहारे की जरूरत थी, लेकिन वह किसी पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकती थी। शायद उसके अतीत का कोई राज था जो उसे किसी एक इंसान से बंधने नहीं देता था। लोग कहते हैं कि उसके पति की मौत सिर्फ हादसा नहीं थी बल्कि किसी चाल का नतीजा थी। और यह सुनकर किराएदार कभी कभी डर जाते थे, लेकिन उसकी आंखों का जादू फिर उन्हें वहां खींच लाता। यही वो दौर था जब कहानी ने असली मोड़ लेना शुरू किया। गांव में अब सविता के घर का रुतबा कुछ और ही हो गया। लोग कहते थे कि उसका घर बाहर से आम लग सकता है, लेकिन अंदर जाने के बाद किराएदार कभी पैसे नहीं रहते जैसे होने चाहिए। मास्टर अनिल अब पूरी तरह उसकी तरफ झुक चुका था। वह हर शाम सविता को देखे बिना नहीं रह पाता। पढ़ाई से लौटते ही सीधे उसके आंगन में आकर बैठ जाता। कभी किताब देने का बहाना करता तो कभी सब्जी लाने का। और जब जब सविता मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती तो उसका दिल बेकाबू हो जाता। दूसरी तरफ रमेश था, शहर से आया हुआ, जो पैसों और चालाकी का खेल समझता था। उसे लगता था कि सविता जैसी अकेली औरत को वह आसानी से अपने काबू में नहीं कर पाएगा। लेकिन उसे कहाँ पता था कि सविता का असली खेल अभी शुरू हुआ है। वह रमेश से ऐसे पेश आती जैसे उसके पैसे से बहुत ज्यादा प्रभावित हो। कभी उसकी तारीफ करती, कभी उसकी बातों पर खिलखिलाकर हंस देती और रमेश को लगता कि अब वह जीत गया। लेकिन जब रात होती तो सविता की आंखें और मुस्कान मास्टर की तरफ ज्यादा झुक जाती। इस दोहरे खेल से दोनों किराएदार के बीच खींचातानी शुरू हो गई। अनिल रमेश से चिढ़ने लगा और रमेश अनिल को तुच्छ समझने लगा। मगर सविता को दोनों की है अदावत देखकर मजा आता। उसे लगता जैसे दो परिंदे उसके लिए लड़ रहे हैं और वह अपने अकेलेपन की कैदी से रानी बन गई। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तब आया जब तीसरा किराएदार आया। उसका नाम था सुरेश। वह ट्रक ड्राइवर था, लंबा चौड़ा सांवला, लेकिन दबंग किस्म का आदमी था। गांव में आते ही उसकी शख्सियत अलग ही दिखती थी। जब उसने सविता का घर किराए पर लिया तो अनिल और रमेश दोनों को यह नागवार गुजरा, क्योंकि अब तीसरा खिलाड़ी मैदान में आ चुका था और सविता का दिल भी इस नए किराएदार की मर्दाना अदाओं पर टिक गया। वह उससे बातें करते हुए खुलकर हंसती, कभी उसके खाने की थाली में कुछ और डाल देती और कभी उसके कपड़े धोने का बहाना कर लेती। अब हाल ये हो गया कि तीन तीन किराएदार एक ही घर में रहते और हर कोई अपने अपने तरीके से सविता को पाने की कोशिश करने लगा। लेकिन सविता अपने ही खेल में मस्त थी। कभी मास्टर की किताबों पर झुककर उसकी आंखों में झांकती, कभी रमेश की पैसों की बातें सुनकर उसकी पीठ थपथपा देती और कभी सुरेश के मजबूत कंधों को देखकर मुस्कुरा देती। गांव में अब यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि सविता अपने किराएदारों को अपने जाल में फंसा रही है। लोग कहते थे कि उसके हुस्न में कुछ ऐसा है जिसने भी उसके घर में कदम रखा वह निकल ही नहीं पाया।
पर इस सब के बीच एक डर भी था, क्योंकि लोग अब यह सोचने लगे थे कि उसके पति की मौत का रहस्य कहीं ना कहीं इसी खेल से तो नहीं जुड़ा। पति को भी तो अपनी जाल में फंसाकर कहीं खत्म नहीं कर दिया। यह सवाल हर किसी के दिल में था, लेकिन कोई खुलकर कहने की हिम्मत नहीं करता था। किराएदार भी कभी कभी यह सोचते थे कि वे उसी अंधे कुएं में तो नहीं गिर रहे, लेकिन अगले ही पल सविता की मीठी हंसी सब डर मिटा देती थी। धीरे धीरे तीनों किराएदार के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई कि वे आपस में मारपीट तक करने लगे। एक दिन तो हाल ये हो गया कि मास्टर और रमेश आमने सामने लाठी लेकर खड़े हो गए। तभी सविता आई और उसकी एक मासूम सी मुस्कान ने दोनों को रोक दिया, जैसे वह किसी जादूगरनी हो। उसकी एक नजर सब कुछ शांत कर देती थी, मगर उसके मन में एक और ख्वाहिश पल रही थी। उसे इन तीनों में से किसी एक को चुनना नहीं था, बल्कि वह चाहती थी कि तीनों उसके लिए हमेशा बने रहें, ताकि उसका अकेलापन कभी उसे काट ना सके। यह सोचकर उसने नया खेल रचा। उसने कभी मास्टर को यह जताया कि वह सिर्फ उसी पर भरोसा करती है, कभी रमेश को यह विश्वास दिलाया वह उसके पैसों के दम पर अपनी जिंदगी संवार सकती है, और कभी सुरेश से यह कहती कि उसके बिना वह सुरक्षित महसूस नहीं करती। दोस्तों, इन तीनों को अलग अलग बातें कहकर उसने ऐसा जाल बुना कि हर कोई खुद को सबसे खास समझने लगा, मगर असलियत यह थी कि सविता को सिर्फ अपना वजूद और अपना अकेलापन भरना था, और गांव वाले बेबस दूर से तमाशा देख रहे थे। कोई मन ही मन उसकी तरफ खिंचता तो कोई डर कर दूर रहता, मगर हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, वो विधवा सविता। दिन बीतते गए और सविता के घर में जैसे तीनों किराएदारों की दुनिया वस चुकी थी। मास्टर अनिल अभी भी किताबों के बहाने उसके करीब आने की कोशिश करता। रमेश अपने पैसे और रुतबे से उसे प्रभावित करना चाहता था, और सुरेश अपनी दबंगई और ताकत से उसे सुरक्षित महसूस कराता था। लेकिन सविता ने तो इन तीनों को ऐसे जाल में फंसा रखा था कि कोई निकल ही नहीं सकता था। कभी वह आंगन में दिया जलाकर बैठती और तीनों अलग अलग कोनों में उसकी झलक पाने की कोशिश करते। कभी वह किचन में गाना गुनगुनाती और तीनों उसकी आवाज सुनकर पागल हो जाते। अब हालत यह हो गई कि ये तीनों आपस में दुश्मनी की हद तक पहुंच चुके थे। गांव वाले भी अक्सर कहते कि यह घर अब मंदिर नहीं रहा, यह तो कोई माया जाल है जहां से बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। लेकिन सविता को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने तरीके से जिंदगी जी रही थी। उसका अकेलापन खत्म हो चुका था और उसे तीन तीन मर्दों का साथ मिल रहा था, वो भी भरपूर तरीके से। मगर यही खेल अब खतरनाक मोड़ लेने वाला था, क्योंकि एक दिन गांव में पंचायत बैठी और बुजुर्गों ने कहा कि यह सब गांव की इज्जत के खिलाफ हो रहा है। विधवा का इस तरह किराएदारों के साथ खेलना ठीक नहीं है। तब लोगों ने तय किया कि सविता को समझाया जाए। लेकिन जब दो तीन औरतें उसके घर गईं, तो वह हंसकर बोली, मेरी जिंदगी है, मेरा घर है, मेरा हक है, किसी को क्या परेशानी हो रही। उसकी यह बात गांव में आग की तरह फैल गई। अब पंचायत ने किराएदारों को भी चेतावनी दे दी कि वे घर छोड़ दें, लेकिन तीनों में से कोई भी जाने को तैयार नहीं हुआ। हर किसी को लगता था कि सविता सिर्फ उसी की है और बाकी धोखा है। हालात इतने बिगड़ गए कि एक रात मास्टर और रमेश में इतनी जोरदार लड़ाई हुई कि खून तक बह गया। सुरेश ने किसी तरह दोनों को अलग किया, मगर उस रात सविता का असली चेहरा सामने आ गया। उसने तीनों को बुलाया और कहा, सच तो यह है कि तुम तीनों मेरे लिए जरूरी हो। अगर कोई भी गया तो मेरी जिंदगी फिर अधूरी हो जाएगी। तुम लोग सोचते हो मैं किसे चाहती हूँ, मैं किसी को छोड़ना ही नहीं चाहती, मुझे सब चाहिए। यह सुनकर तीनों के होश उड़ गए। वे जहां अपने अपने हिस्से की जीत की उम्मीद में बैठे थे, वहां उन्हें अब समझ आ गया कि वे सब एक ही खेल के मोहरे हैं। लेकिन खेल अब इतना गहरा हो चुका था कि निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। उस रात तीनों ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो, सविता का साथ छोड़ना अब नामुमकिन है। और इस तरह वह अकेली विधवा, जिसने कभी अपने अकेलेपन से लड़ने के लिए यह रास्ता चुना था, अब गांव की सबसे रहस्यमयी औरत बन चुकी थी। लोग कहते थे कि उसके घर के दरवाजे पर जो भी कदम रखता, कभी बाहर का रास्ता ढूंढ ही नहीं पाता। समय बीतता गया। मास्टर अपनी पढ़ाई से ज्यादा उसी में डूब गया। रमेश ने अपना पूरा पैसा उसी पर लुटा दिया और सुरेश ने अपनी ताकत उस पर न्यौछावर कर दी।
तीनों की जिंदगी उसी विधवा की धुरी पर घूमने लगी और गांव वालों के लिए यह कहानी एक तमाशा और सबक बन गई। कभी कभी इंसान का अकेलापन उस रास्ते पर उसको ले जाता है जहां से वापसी नामुमकिन हो जाती है, और इस पूरी दास्तान का अंजाम भी यही हुआ। सविता की दुनिया उसके किराएदारों के इर्द गिर्द ही कैद होकर रह गई, मगर उसे यही मंजूर था, क्योंकि उसकी चाहत यही थी कि उसका घर कभी सूना ना हो, उसका दिल कभी खाली ना रहे और उसकी रातें कभी तन्हा ना बीतें। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।